Dear student, myself Ajit Singh, Assistant Professor, Government Adarsh Girls College, Shahpur, is going to teach you transpiration mechanism and theory. अभी तक हम वाटर रिलेशनशिप से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से वाटर मूवमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हमने डिफाइन किया है, वो चाहे वाटर पोटेंशियल हो चाहे डीपीडी हो। अब हम वाटर की लॉस से जुड़ी हुई एक बायोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करेंगे जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन है ये वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट, मतलब प्लांट जो है, जैसे कोई भी प्लांट को आप देखोगे तो उसका जो एरियल पार्ट है, जो जमीन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसके द्वारा वाटर लॉस जो भी हो रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, राइट। चूंकि एक लॉस है इसीलिए पहली बार जब भी हम ट्रांसपिरेशन के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है ये प्लांट के अंदर होने वाला एक अननेसेसरी इवेंट है जिससे पानी का लॉस हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना ऐसे हैं जो इस ट्रांसपिरेशन के कारण ही पॉसिबल पा रहे हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के एरियल पार्ट से जो बाहर की तरफ दिख रहा है उससे पानी का अगर लिक्विड के फॉर्म में लॉस हो रहा है, राइट, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है इसको एक इसेंशियल एविल भी माना है, एक जरूरी बुराई भी माना है। कर्टिस एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसको एक इसेंशियल एविल भी कहा है। फिर एक वैज्ञानिक है स्टीवर्ट, उन्होंने ट्रांसपिरेशन को एक अवॉइडेबल एविल कहा है, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी बुराई जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, राइट। ट्रांसपिरेशन जो है इसकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है। अब इसके टाइप्स को अगर हम देखें कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का है, तो ये बेसिकली 4 टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिक्यूलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू हो रहा है, तो बेस्ड ऑन मीडियम, मतलब किसके थ्रू ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है। स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन होता है इसी को हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। ये स्टोमेटा के थ्रू होता है और ये 50 to 90% तक टोटल ट्रांसपिरेशन का पाया जाता है। ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। स्टोमेटा को ऑलवेज आप ओपन नहीं रख सकते, ऑलवेज क्लोज नहीं रख सकते। प्लांट अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको ओपन और क्लोज रखते हैं। यूजुअल वे में एक नॉर्मल प्रोसेस में डे टाइम में या लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं मोस्ट कॉमन सिचुएशन में, और नाइट में क्लोज होते हैं। तो इस तरीके से स्टोमेटा को रेगुलेट किया जाता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल जो है एक वैक्स टाइप की एक लेयर होती है, मोम जैसी एक लेयर होती है जो प्लांट की सरफेस पे पाई जाती है। सारी प्लांट की सरफेस पे हो ये जरूरी नहीं है, यूजुअली ये स्टेम, लीफ यहाँ पे पाई जाती है। जो पार्ट बाहर निकले हुए हैं वहाँ यूजुअली क्यूटिकल्स पाई जाती हैं। तो क्यूटिकल जो है इसके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का जो टोटल फ्रैक्शन है वो 9 to 9% है, और क्यूटिकल जो है ये वाटर लॉस को रेगुलेट नहीं करती, मतलब क्यूटिकल जो है ना ओपन ना क्लोज होगी, वो जिस तरीके से है वो एक नॉन रेगुलेटेड वे में काम करती है। लेंटिसिल्स लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में पाए जाते हैं। लेंटिसिल्स स्टेम पे वुडी पार्ट में, जो लकड़ी हार्ड पार्ट है, वहाँ पे कुछ ओपन स्ट्रक्चर्स होती हैं पोर जैसी, राइट। इसको हम प्लांट टिश्यूज में पढ़ते हैं लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स से थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो 0.1 से 1% तक पाया जाता है, और ये एक नॉन रेगुलेटेड प्रोसेस है। बार्क प्लांट के चारों तरफ हार्ड टिश्यू में बार्क पाई जाती है, इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। बार्क जो है ये एक कंटिन्यूस लेयर नहीं होती है, ज़्यादातर प्लांट में डिसकंटिन्यूस बार्क होती है। तो बार्क जिसको हम छाल कहते हैं, इसके थ्रू भी अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ये बार्क ट्रांसपिरेशन होता है, और बार्क ट्रांसपिरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम पाया जाता है, और ये भी एक नॉन रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो कहने का मतलब है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को छोड़ के बाकी सारे ट्रांसपिरेशन जो हैं वो नॉन रेगुलेटेड है। आगे हम जो है स्टोमेटल को ही बेसिकली स्टडी करेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं कि अगर लीफ के थ्रू जो टोटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको हम फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
अब लीफ में या तो स्टोमेटा पाए जाते हैं या क्यूटिकल पाई जाती है, तो इसलिए स्टोमेटल और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का जो सम होता है वो फोलियर ट्रांसपिरेशन के इक्वल पाया जाता है। ऐसे ही एक टर्म आती है कॉलाइन ट्रांसपिरेशन। कॉलाइन ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि स्टेम के थ्रू जितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कॉलाइन ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब स्टेम पे क्यूटिकल्स भी पाया जाता है, लेंटिसल्स भी होते हैं, बार्क भी होती है। तो इन तीनों का जो सम है, इसका मतलब कि हम ये इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि तीनों का कंट्रीब्यूशन कॉलाइन ट्रांसपिरेशन में होता है। मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन है वो देखा जाए तो वो मीजोफाइट्स में होता है, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती, और मिनिमम जो ट्रांसपिरेशन है वो जीरोफाइट्स जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, मरुस्थल में, सूखी जमीन में पाए जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि जीरोफाइट जो एरिया होता है, जीरोफाइट कहते हैं पानी नहीं है, रेगिस्तान है, तो जहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है तो इसीलिए वहाँ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनिमम पाया जाता है। अब स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को ही हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, तो स्टोमेटा जो है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इनकी प्रेजेंस है। तो एक लीफ में अगर इनकी पोजीशंस को देखा जाए तो लीफ में होता क्या है कि स्टोमेटा जो है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि स्टोमेटा जो है दो तरीके से लीफ में पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट हमारे दो तरीके से होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो डाइकॉट में क्या होता है कि स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब है कि ये लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर इन एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल कहते हैं नीचे की लेयर को, और एडेक्सियल कहते हैं ऊपर की सरफेस को। तो ज़्यादातर तो ये एबैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, और एडेक्सियल मतलब ऊपर की सरफेस, लीफ की ऊपर की सरफेस पे ये कम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। क्योंकि मोनोकॉट्स में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे दोनों सरफेस पे ये इक्वली पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोकॉट प्लांट। यहाँ पे एबैक्सियल एंड एडेक्सियल दोनों में इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ देखो इस डायग्राम में ज़्यादातर जो स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस में या लोअर पार्ट में दिखाए गए। इसका मतलब ये जो लीफ स्ट्रक्चर ली गई है ये डाइकॉट प्लांट की है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देख के वहाँ स्टोमेटा की संख्या के बेस पे आप बता सकते हो वो डाइकॉट है या मोनोकॉट लीफ है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि वे किस तरीके से स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो देखिए कोई भी जो स्टोमेटा होता है, जैसे ये एक स्टोमेटा है, इसको हम यहाँ पे जूम करें, तो ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में एक स्टोमेटल कैविटी होती है। तो जैसे देखिए ये जो अंदर है, जैसे स्टोमेटा इस तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, इस स्टोमेटा में होके गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और वाटर जो है वो वेपर के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर वाटर अंदर से, और जहाँ स्टोमेटा पीछे की तरफ देखिए एक कैविटी जैसे स्ट्रक्चर्स में खुल रहा है, इस कैविटी को स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। ये जो अंदर कैविटी दिख रही है इसको क्या कहेंगे हम, स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल जो कैविटी है, यहाँ पे जो वाटर है ये लो डीपीडी में पाया जाता है। अगर हम ये देखें, क्योंकि वाटर ट्रांसपिरेशन में अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इस स्टोमेटल कैविटी में डीपीडी क्या रहा होगा, लो रहा होगा। और बाहर जो है इस स्टोमेटल कैविटी से बाहर डीपीडी क्या रहा होगा, हाई डीपीडी रहा होगा। इसीलिए वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ हुआ है। तो ये समझ में आया कि वाटर का मूवमेंट हो क्यों रहा है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ। तो डीपीडी किधर लो है, स्टोमेटल कैविटी के अंदर, हाई किधर है, बाहर है। अब ये डीपीडी के अकॉर्डिंग किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ये हम वाटर रिलेशनशिप में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो टिश्यू पाए जाते हैं लीफ के अंदर, ये जब टेम्परेचर इन पे पड़ता है तो ये वाटर जो है, वाटर का लॉस वेपर के रूप में करते हैं, और ये वेपर यहाँ पे स्टोमेटल कैविटी में आके इकट्ठी हो रही है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर स्पेस उनको वेपर्स मॉलिक्यूल को मिल रहा है। और ये जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा में होके ये वाटर जो है निकल जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी पाई जा रही है। तो अगर हम स्टोमेटा की, ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन था, लो डीपीडी से डीपीडी इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा जो है मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में अलग अलग जाते हैं। ये जो पहला डायग्राम है ये मोनोकॉट का है, सॉरी डाइकॉट। डाइकॉट में जो स्टोमेटा होते हैं
वो आपको सेम के बीच की शेप में या किडनी के शेप में दिखाई देंगे, और जो मोनोकॉट हैं वहाँ पे आपको ये डंबल जैसे दिखते हैं। तो ये जो देखिए किडनी इस तरीके से होती है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ये पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे किडनी शेप अगर है तो वो डाइकॉट है, और अगर वो डंबल शेप है तो वो मोनोकॉट प्लांट है। स्टोमेटा जिस सेल, मतलब स्टोमेटा की जो मेन सेल होती है वो गार्ड सेल्स कहलाती है, और गार्ड सेल, दो गार्ड सेल यूजुअली पाई जाती हैं। इन गार्ड सेल के बीच में एक पोर पाया जाता है जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो ये जैसे जो पोर है ये स्टोमेटल पोर है। इस स्टोमेटल पोर में होके गैसियस एक्सचेंज होगा, राइट। यहाँ पे स्टोमेटा का अगर हम गार्ड सेल की शेप देखें तो ये गार्ड सेल की शेप थी, किडनी शेप और डंबल शेप। होता क्या है कि ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, जैसे ये एक गार्ड सेल है, राइट। अगर मैं डाइकॉट प्लांट में देखूं तो ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरी गार्ड सेल है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिलके पाई जाती हैं। इन गार्ड सेल के पास में जो सेल्स होती हैं इनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। जैसे ये तो हो गई गार्ड सेल जो मेन स्टोमेटा बना रही हैं, और इन गार्ड सेल के बगल में जो सेल्स पाई जाती हैं जो अटैच्ड सेल है उनको सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये हमेशा याद रखना। गार्ड सेल अकेली एपिडर्मिस सेल्स हैं जिनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, सॉरी जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यूजुअली एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो गार्ड सेल्स हैं वो अकेली ऐसी सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम गार्ड सेल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को देखें तो गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। जैसे देखिए ये इनर वॉल जो है ये थिक है, और आउटर वॉल जो है ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, ये बहुत थिन होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक दोनों ही हैं, अंदर की जो थिक वाली वॉल है ये भी इलास्टिक है, और ये बाहर वाली जो वॉल है ये भी इलास्टिक है। लेकिन थिकनेस का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जो बाहर की तरफ लेयर पाई जा रही है, जैसे ये जो है बाहर की तरफ है जिसमें येलो कलर से थिन और इलास्टिक है, जबकि जो अंदर की तरफ पाई जा रही है ये थिक एंड इलास्टिक है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। क्लोरोप्लास्ट जरूर पाए जा रहे हैं, और वो पेरिफेरल रीजन में बाहर की तरफ ही अरेंज होते हैं। यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पाई जाती है गार्ड सेल्स में, क्या होता है कि इस तरीके से रेडियली अरेंज, राइट, यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। इस तरीके से देखिए रेडियली, मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग वो अरेंज होते हैं। ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये डाइकॉट में भी मिलते हैं और ये मोनोकॉट में भी मिलते हैं। ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। ये हैं सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, और ये जो है रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। जैसे रेडियस यहाँ पाई जा रही है, किसी भी चीज़ की रेडियस को ऐसे कैलकुलेट करोगे काट के, तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग, राइट। स्टोमेटल पोर के जस्ट ये, जैसे स्टोमेटल पोर एक्सिस ये है और इसके जस्ट ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पे ये पाए जाते हैं सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। तो ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हैं ये इनर एंड आउटर वॉल के बीच में रेडियली अरेंज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स, इनके गार्ड सेल्स के बगल में यहाँ जो सेल्स पाई जाती हैं, जैसे इस तरीके से कुछ जो साइड में सेल्स लगी होती हैं उनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ये हम बता ही चुके हैं। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने वाली है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वहाँ पे ये डंबल शेप होती है गार्ड सेल्स, और वहाँ पे जो थिक वॉल है वो जो डंबल का बीच वाला सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ से हम किसी डंबल को पकड़ सकते हैं वो वाला थिक होता है, और टर्मिनल पार्ट थिन वॉल होती है। तो इसका मतलब थिकनेस यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रही है। यहाँ पे तो अंदर की तरफ थिक वॉल पाई जा रही थी डाइकॉट की गार्ड सेल्स में, जबकि मोनोकॉट की गार्ड सेल्स में जो डंबल जैसी शेप बन रही है, दो डंबल जैसी शेप जब मिलती हैं तो उनके मिलने से देखिए ये जो है
तो येलो कलर से मैं जिसको फिल कर रहा हूँ ये स्टोमेटल पोर है, जहाँ होके गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके दोनों तरफ डंबल को जहाँ से आप पकड़ोगे तो वो पकड़ने वाले हिस्से थिक वॉल वाले हिस्से होते हैं और बाकी टर्मिनल जो पार्ट हैं वो थिन वॉल वाले होते हैं, राइट। इसके अलावा स्टोमेटा का साइज देखा जाए तो 10 to 14 माइक्रोमीटर लेंथ एंड 3 to 12 माइक्रोमीटर इनकी चौड़ाई होती है और इनकी जो संख्या होती है वो 10 to 600 पर mm स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेट आप इनको डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रिक्वेंसी मान सकते हो। अब बात आती है ट्रांसपिरेशन थ्योरी कि चलो ट्रांसपिरेशन जो है वो गार्ड सेल्स हमने पढ़ ली कि भाई गार्ड सेल्स की ये स्ट्रक्चर्स होती है। उसके बाद हमने मोनोकोट डाइकोट में डिफरेंस देख लिया, ट्रांसपिरेशन क्या है ये देख लिया। अब ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन करने की सर्टेन कुछ थ्योरी दी गई थी, इसमें से कुछ थ्योरी प्रेजेंटली डिस्कार्डेड हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और फिर बाद में हम मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी स्टडी करेंगे। ट्रांसपिरेशन थ्योरी में जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो थी फोटोसिंथेसिस थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि भाई जो गार्ड सेल्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करती हैं, फोटोसिंथेसिस में पाई जाती हैं। फोटोसिंथेसिस करने के कारण वो वहाँ पर शुगर बनाती हैं और शुगर बनने के कारण वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और इसीलिए स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो टर्जिड हो जाएगी और कोई भी सेल जब टर्जिड हो जाती है तो वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और डार्क में ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो शुगर है वो वहाँ पे एब्सेंट होगी। शुगर एब्सेंट होगी तो वहाँ पे, यहाँ पे तो जैसे शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण शुगर मॉलिक्यूल एब्सेंट रहेंगे और स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो जाएंगे। ट्रांसपिरेशन थ्योरी सिंपल एक रूटीन वे में काम करती है, लेकिन इसमें कुछ डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स ये थे, ये थ्योरी देखने में जितनी सिंपल लगती है इसमें डीमेरिट्स उतने ही ज़्यादा थे। पहली चीज़ तो ये कि जिस कंसेप्ट के बेस पे ये पूरी थ्योरी टिकी हुई है वही अपने आप में वीक है। ये थ्योरी गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस की बात करती है, जबकि गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। पुअरली डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस बहुत माइन्यूट लेवल पे करते हैं, करते ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अगर ये थ्योरी सही है तो CO2 की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाएं वैसे वैसे स्टोमेटा ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है तो स्टोमेटा ओपन होना चाहिए, जबकि देखा गया उल्टा है। ये एक्चुअल फैक्ट है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ाते हो वैसे वैसे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को, ये एक्चुअल फैक्ट है, इस पॉइंट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए प्रेजेंटली ये थ्योरी बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जिसको स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी का भी बेस तो शुगर ही है, लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि भाई अगर इस थ्योरी की समरी को देखें तो ये इस थ्योरी की समरी है कि स्टार्च और शुगर ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और इन दोनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन ही स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे है ये देखिए। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो रहा है तो ये लाइट में होता है और उस टाइम pH जो है वो एल्केलाइन होती है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो ओपन स्टोमेटा। लेकिन अगर स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से उल्टा बन रहा है, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एसिडिक pH पे होता है और ये नाइट में होती है ये रिएक्शन और स्टोमेटा फाइनली क्लोज हो जाते हैं। तो ये तो एक समरी थी, लेकिन ये थ्योरी काम कैसे करती है? तो इस थ्योरी में बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, सायरे, स्टीवर्ट, राइट। और इसमें जो लास्ट मॉडिफिकेशन इस थ्योरी में दिया गया था वो 1964 में स्टीवर्ट ने दिया था। स्टीवर्ट ने ये बताया कि भाई जो स्टार्च है वो जैसे में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस है।
तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होने लगेगी, और CO2 जैसे ही फोटोसिंथेसिस में यूज होने लगेगी pH बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ता है? इसका कारण है क्योंकि जो CO2 होती है, अब तक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था अंधेरे में, तो इसलिए CO2 वाटर में डिजोल्व होकर H2CO3 बनाती है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है, ये H प्लस एंड SCO3 माइनस में टूट जाता है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण CO2 की प्रेजेंस जहाँ कहीं भी ज़्यादा होगी वह मीडियम एसिडिक होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो जब अंधेरा था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे pH जो है वो एसिडिक थी। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी तो CO2 यूज होने लगा फोटोसिंथेसिस में, CO2 वहाँ से हटने लगा, कार्बोनिक एसिड की मात्रा कम होने लगी। कार्बोनिक एसिड की मात्रा कम होने लगी तो H प्लस कंसंट्रेशन की संख्या कम होने लगी और pH बढ़ने लगा, उसी को हम एल्कलाइन pH कहते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में जैसे एल्कलाइन pH आता है तो फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम होता है जो एक्टिव हो जाता है और ये स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कर देता है। स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है, क्योंकि स्टार्च जो एक पॉलीमर है वो ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो वहां से तोड़ने लगता है ग्लूकोज को और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज करता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और ये ग्लूकोज बना देता है। जैसे जैसे इस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये गार्ड सेल्स के अंदर हो रही है रिएक्शंस। तो गार्ड सेल्स के अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो सब्सिडरी सेल्स, पास वाली सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और वो टर्जिड हो जाती है, और फाइनली जो स्टोमेटा हैं सेल्स के टर्जिड हो जाने के कारण ओपन हो जाते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इस तरीके से हुआ, और वो एंजाइम जिसने किया वो फॉस्फोराइलेज था। बाद में फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट भी किया जा चुका है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही लाइट पड़ी CO2 वहां से हटेगा, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा और एल्कलाइन pH हो जाएगी, और एल्कलाइन pH होने के कारण ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। रात को क्या होगा? जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उस टाइम क्या होगा? CO2 की कंसंट्रेशन जो है बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी रात को? क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो चुका है। तो जैसे CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां पे कार्बोनिक एसिड मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि CO2 वाटर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड एक एसिड होता है और ये pH को डाउन करता है। और जैसे ही pH डाउन हुई, एसिडिक pH हुई, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, ATP का यूज करके वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च जैसे ही बना देता है तो ये जो स्टार्च है ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करता है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है OP है वो यहाँ पे कमी होती है। जैसे जैसे स्टार्च बनता चला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आती चली जाएगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आने के कारण गार्ड सेल्स वाटर को रिलीज करेगी, सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स से उल्टा पानी लेने लगती है, और गार्ड सेल्स की टर्जिड जो नेचर है वो कम हो जाती है, और स्टोमेटा फाइनली जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टोमेटा नाइट में क्लोज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी। अब इस थ्योरी में भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए थे। इस थ्योरी में ऑब्जेक्शंस ये था कि भाई जो स्टोमेटा ओपनिंग आप जो ग्लूकोज के बेस पे बता रहे हो, तो स्टोमेटा ओपनिंग के टाइम पे इसमें कोई ग्लूकोज नहीं देखा गया है, पहली चीज। दूसरा, स्टोमेटा जो रेगुलेशन है ये एक फास्ट प्रोसेस है, जबकि स्टार्च शुगर कन्वर्जन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। तो दोनों ही प्रोसेस जो है वो सेम स्पीड से होनी चाहिए थी अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि हम स्टोमेटा को ओपन क्यों कर रहे हैं? स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन के बेस पे, जबकि वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो वहां पे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ भी नहीं कि स्टोमेटा ओपन हो गए, शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट हुआ भी नहीं कि स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मिसिंग लिंक है। फिर इसमें जो ब्रॉड pH चेंज है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो pH एल्कलाइन होती है, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो एसिडिक होती है। तो इस तरीके का CO2 कंसंट्रेशन के बेस पे जो हम pH डिफरेंस बता रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया है। गार्ड सेल्स में इस तरीके का बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में
पीएच चेंज नहीं देखा गया है। ब्लू लाइट जो है वो ट्रांसपिरेशन में या स्टोमेटा रेगुलेशन में ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये थ्योरी स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी इस फैक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों है। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर पाता कि वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये कुछ कमियां थी जो इस थ्योरी में देखी गई। अब इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बाद में एक और थ्योरी दी, और ये एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी को कहते हैं हम एक्टिव पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। लेविट एक वैज्ञानिक थे 1974 में, इन्होंने दी थी। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जो हम एक्टिव पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है या एटीपी यूज होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ होता क्या है, देखिए यहाँ ये हो रहा है कि जो स्टार्च है, स्टार्च रेस्पिरेशन, क्योंकि गार्ड सेल्स में भाई रेस्पिरेशन तो होगा, गार्ड सेल्स एक लिविंग सेल है, तो रेस्पिरेशन के द्वारा यहाँ ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी बनता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक एंजाइम पाया जाता है पैपकेज। इस पैपकेज के द्वारा ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये CO2 के द्वारा बाइंड हो जाता है, और ये फाइनली यहाँ पे मैलेट बनाता है। क्या बनाएगा? मैलिक एसिड। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, यहाँ पे जो स्टार्च था ये रेस्पिरेशन में यूज हुआ, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में गया, वहाँ पे ग्लूकोज से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाया, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पैपकेज एंजाइम एक कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, ये मैलिक एसिड बन गया फाइनली। ये जो मैलिक एसिड है ये क्या करता है, दो प्रोटॉन और मैलेट में टूट जाता है, क्योंकि एसिड है, हाइड्रोलाइसिस की उसकी नेचर होती है। तो जो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन अगर ये यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट होते रहे तो H+ की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये प्रोटॉन जो होते हैं इनको गार्ड सेल्स बाहर पंप कर देती है, और जो मैलेट है, मैलेट को वैक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर कर लिया जाता है। अब जब प्रोटॉन जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इस प्रोटॉन को बाहर की तरफ जो सेल्स होती है ये है सब्सिडियरी सेल्स, इस सेल को पंप कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये प्रोटॉन पंप है, और ये एटीपी का ये देखो प्रोटॉन को गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स की तरफ पंप कर रही है। जब प्रोटॉन पंप होते हैं तो यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए प्रोटॉन के जवाब में सब्सिडरी सेल्स भी पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर ट्रांसफर करती हैं, और पोटेशियम आयन के अलावा थोड़ी मात्रा में यहाँ पे जैसे ये प्रोटीन्स कुछ येलो कलर से मैंने दिखाई हैं जो इन दोनों को अंदर ट्रांसफर कर रही हैं। तो पोटेशियम एंड क्लोराइड जो आयन्स होते हैं वो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं, जबकि प्रोटॉन जो हैं वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स की तरफ पंप किए जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। यहाँ पे पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन को पंप करने के लिए कोई एटीपी नहीं लगती, जबकि प्रोटॉन को गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए एटीपी लगती है। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड हैं ये भी वैक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, और मैलेट यहाँ पे पहले से ही था। तो जो पोटेशियम है ये मैलेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको पोटेशियम मैलेट कहते हैं, और ये पोटेशियम मैलेट वैक्यूल्स के अंदर बन रहा है। और जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है पोटेशियम मैलेट की, वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये जो सेल्स है गार्ड सेल्स ये सब्सिडरी सेल से पानी ले लेगी, और जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जब बढ़ा तो यहाँ एंडो ऑस्मोसिस होता है, ये हमेशा याद रखना। और एंडो ऑस्मोसिस से सेल के अंदर वाटर आता है, और जब एंडो ऑस्मोसिस से यहाँ पे पानी आएगा तो ये सेल फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, और वो स्टोमेटा ओपन क्यों हो रहे हैं। इसको एक बार ब्रीफ में अगर देखें तो स्टार्च से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना, और
फॉस्फेनॉल पायरुवेट रेस्पिरेशन में एक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, उसके कारण ये हुआ है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है वो मैलिक एसिड बनाया पैपकेज एंजाइम के द्वारा। पैपकेज एंजाइम में जैसे मैलिक एसिड बनाया वो प्रोटॉन और मैलेट में टूट गया, मैलेट वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है और प्रोटॉन जो है वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स की तरफ पंप कर दिए जाते हैं। प्रोटॉन की पंपिंग में एटीपी लगती है, जवाब में सब्सिडरी सेल्स भी पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन पंप करती है गार्ड सेल्स के अंदर। ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों वैक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे पोटेशियम आयन मैलेट आयन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है ऑस्मोटिक प्रेशर वैक्यूल के अंदर बढ़ता है और जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एंडोऑस्मोसिस यहाँ पे पाया जाएगा। दो हार्मोन है, हार्मोन साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों क्या करते हैं, इस प्रोटॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। साइटोकाइनिन जैसे स्टोमेटा ओपनिंग में रोल प्ले करता है तो साइटोकाइनिन प्रोटॉन के पंप को बढ़ा देता है और प्रोटॉन के मूवमेंट को गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स की तरफ बढ़ा देता है, जबकि एब्सिसिक एसिड जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं ये प्रोटॉन मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, मतलब इस प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है तो प्रोटॉन नहीं जा पाते गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से दोनों प्लांट हार्मोन्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं और अक्सर यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ज़्यादा इसमें हमें यहाँ डिटेल नहीं पढ़नी है, ब्रीफ में ही इनको देखना है और क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें, एक्सटर्नल फैक्टर्स में मोस्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं या फिजिकल फैक्टर आते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के उल्टा है, बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ट्रांसक्रिप्शन कम होगा, बाहर ह्यूमिडिटी कम है ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए बारिश के दिनों में ट्रांसक्रिप्शन कम होता है क्योंकि बारिश के दिनों में बाहर ऑलरेडी एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में वाटर कंटेंट बहुत कम है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन गर्मियों में बढ़ जाता है। टेम्परेचर स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। लाइट ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और इन दोनों में भी ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये ब्लू एंड रेड इसको एक्शन स्पेक्ट्रम और ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। विंड वेलोसिटी की भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसक्रिप्शन रेट। क्यों? क्योंकि जैसे एक पत्ती है, इस लीफ के ऊपर आसपास की जो हवा होती है ये ट्रांसक्रिप्शन के कारण जहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है तो हवा अगर तेज बह रही है तो वो इसको जल्दी जल्दी यहाँ से हटा देती है, तो यहाँ की लीफ के आसपास की एयर जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेट नहीं हो पाती। इसीलिए जैसे जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उल्टा चलता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अगर ज़्यादा है तो ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाएगा। इसीलिए किसी भी प्लांट को अगर आप ऊंचाई पे ले जाओगे तो ऊंचाई पे ले जाने से वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो जाता है, इसलिए वहाँ ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट से जुड़े हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शन एरिया अगर लीफ का साइज ही ज़्यादा है, राइट, तो लीफ जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा उसका एरिया होगा और उतना ही ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा। लीफ छोटी होगी तो कम होगा। स्टोमेटल कैरेक्टर, स्टोमेटा का किस तरीके से बिहेवियर है, स्टोमेटा जो है अगर हमेशा ही ओपन पाया जा रहा है तो ज़्यादा होगा, स्टोमेटा अगर बहुत कम ओपन हो रहा है तो कम ट्रांसक्रिप्शन होगा। वाटर स्टेटस ऑफ लीफ, अगर लीफ में प्रॉपर वाटर है तभी तो लॉस करेगी, अगर लीफ के पास वाटर ही नहीं है तो वो लॉस क्या करेगी। कैनोपी कहते हैं बाहर से कोई प्लांट कैसा दिखता है। अगर मान लो एक प्लांट है वो इस तरीके से फैली हुई कैनोपी शो कर रहा है, बरगद का पेड़, और एक प्लांट है जो इस तरीके से मतलब पत्तियों की संख्या दोनों में बराबर है लेकिन इस तरीके से बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहा है और इस तरीके से राउंड शेप है। तो कैनोपी जो होती है बाहर से जैसा प्लांट दिखता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कैनोपी बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसा है जो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, हवा के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, इनको हम एंटी ट्रांसपायरेंट केमिकल कहते हैं। इनका यूज ड्राई फार्मिंग में है, ड्राई फार्मिंग कहते हैं बिना पानी के या कम वाटर में जो फार्मिंग की जाती है। इसमें अगर हम एंटी ट्रांसपायरेंट में कुछ केमिकल्स को देखें तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, अक्सर ही कंपटीशन में पूछ लिया जाता है।
phenyl, mercuric acetate, aspirin, abscisic acid, silicon oil and CO2. All these chemical compounds are anti-transparent, जो कि ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्रांसपिरेशन जो है वो हो रही है, किस तरीके से उसका मैकेनिज्म जो है यहाँ पे पाया जा रहा है और डिफरेंट मैकेनिज्म से उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ट्रांसपिरेशन जो है इसमें इसका अपना एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कूलिंग इफेक्ट, ट्रांसपिरेशन के कारण ही लीफ जो है वो कूल रह पा रही है, मिनरल्स ट्रांसलोकेट हो पा रहे हैं, पानी ऊपर खिंच पा रहा है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, राइट। वाटर एब्जॉर्ब हो पा रहा है और किसी भी सेल की शेप एंड साइज भी ट्रांसपिरेशन के कारण ही मेंटेन है। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसपिरेशन एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जिसको हम एक नेसेसरी एविल या फिर अनअवॉइडेबल एविल भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ट्रांसपिरेशन का जो भी एक कंसेप्टिव पार्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। डिफरेंट थ्योरी हमने यहाँ पे डिस्कस की, लिमिटिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस